99%, यानी 99% लोग ना आकर्षण या अट्रैक्शन के मामले में शुरुआत करने से पहले ही हार जाते हैं। हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि इसका कारण वो नहीं है जो अक्सर लोग सोचते हैं। बिल्कुल, मतलब लोगों को लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है या वो अच्छे नहीं दिखते, इसलिए वो हार गए। सही कहा। जबकि असली कारण ये है कि वे मानव दिमाग के सबसे पुराने, सबसे आदिम हिस्से को हैक करना ही नहीं जानते। है ना? आम तौर पे जब समाज में किसी रिश्ते या आकर्षण के बारे में बात होती है, तो दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा गणित चलता है। एक चेकलिस्ट की तरह। हाँ, एक चेकलिस्ट। ऐसा लगता है जैसे अच्छा दिखना, एक अच्छी जॉब होना या बैंक बैलेंस होना ही सब कुछ है। लोगों को सच में लगता है कि अगर इन खानों में सही का निशान लगा दिया गया तो अट्रैक्शन अपने आप पैदा हो जाएगा। और यही वो 99% लोग मात खा जाते हैं। बिल्कुल। इस तरह की सोच इसलिए पनपती है क्योंकि इंसानी दिमाग उन चीजों पर भरोसा करना चाहता है जिन्हें वो देख सकता है और नाप सकता है। यानी जो चीजें ठोस हैं। हाँ, जैसे एक अच्छा सूट, एक महंगी गाड़ी या एक भारी भरकम रेज्यूमे। ये सब बहुत ही तार्किक चीजें हैं। लेकिन आकर्षण कोई तार्किक फैसला तो है नहीं। एकदम सही। जब आकर्षण पैदा होता है तो वो दिमाग के उस हिस्से से बिल्कुल नहीं आता जो स्प्रेडशीट बनाता है या गणित के सवाल हल करता है। तो वो कहाँ से आता है? वो दिमाग के उस गहरे हिस्से से आता है जो लाखों सालों के एवोल्यूशन यानी विकास से बना है, अवचेतन मन से। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिसका विषय है महिलाओं के अवचेतन पर राज करने का गुप्त तरीका। हाँ, और ये वीडियो सिगमंड फ्रॉइड की डार्क साइकोलॉजी पर आधारित होने का दावा करता है। जो कि अपने आप में काफी भारी विषय है। बहुत भारी है। इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मकसद इस स्रोत में दी गई जानकारी या इन डार्क रणनीतियों का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं। सही बात है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक निष्पक्ष नजरिए से समझना है कि ये थ्योरी मानव व्यवहार और आकर्षण के बारे में क्या कहती है। ये समझना कि क्यों पारंपरिक डेटिंग सलाह अक्सर फेल हो जाती है। हाँ, और कैसे आकर्षण वास्तव में एक शारीरिक नहीं बल्कि एक गहरा मानसिक और मनोवैज्ञानिक खेल है। तो अगर हम स्रोत के उस पहले दावे पे वापस आएं कि 99% लोग शुरुआत में ही हार जाते हैं। वो डराने वाला आंकड़ा। डराने वाला तो है, लेकिन ये सीधे तौर पर इसी बात से जुड़ा है कि लोग बाहरी दिखावे पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। मतलब लुक्स और पैसे पर। हाँ, स्रोत के अनुसार जब कोई सिर्फ चेहरे, कपड़े या बैंक बैलेंस पर निर्भर रहता है तो वो सामने वाले के लिए एक प्रायोरिटी बनने के बजाय सिर्फ एक ऑप्शन यानी ऑप्शन बनकर रह जाता है। प्रायोरिटी वर्सेस ऑप्शन, ये बहुत गहरी बात है। और स्रोत यहाँ फ्रॉइड के मनोविश्लेषण का हवाला देता है। वो बताता है कि इंसान के अवचेतन में दो मुख्य ड्राइव होते हैं, वासना यानी लस्ट और शक्ति यानी पावर। और बाहरी दिखावा इन गहरी परतों तक पहुंच ही नहीं पाता। बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। इस बात को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक उपमा आ रही है। बताइए। मतलब कल्पना कीजिए कि किसी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर को हैक करना है। ठीक है। और कोई व्यक्ति बाहर से उसके कीबोर्ड को लाल या नीले रंग से पेंट कर रहा है। अरे वाह, बहुत खूब। है ना? कीबोर्ड को चाहे कितना भी चमका लिया जाए। हाँ। असली खेल तो अंदर के सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का है। बिल्कुल। जब तक उस अवचेतन तक, उस मुख्य कोड तक नहीं पहुंचा जाता, कीबोर्ड का रंग बदलने से कुछ नहीं होगा। तो बाहरी लुक्स और पैसा सिर्फ वो कीबोर्ड का रंग है। हाँ, ये एनालॉजी इस पूरी थ्योरी का एकदम सही आधार है। फ्रॉइड का सिद्धांत भी यही कहता है कि अवचेतन मन तार्किक विचारों से नहीं चलता। अगर कोई इंसान सिर्फ एक विकल्प है तो इसका मतलब है कि वो उस मनोवैज्ञानिक सॉफ्टवेयर को ट्रिगर करने में नाकाम रहा है, जो किसी को उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब बाहरी सुंदरता एक पल के लिए ध्यान खींच सकती है। हाँ, बस एक पल के लिए, लेकिन वो दिमाग में वो हुक पैदा नहीं कर सकती जो किसी को लगातार आपके ख्यालों में उलझाए रखे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बाहरी दिखावा काम नहीं करता तो उस अवचेतन मन को, उस सॉफ्टवेयर को कैसे ट्रिगर किया जाए? यही तो इस वीडियो का मुख्य हिस्सा है। हाँ, स्रोत इसके लिए 3 मुख्य और उसके शब्दों में खतरनाक गुणों की बात करता है। खतरनाक गुण, सही शब्द इस्तेमाल किया है उसने। पहला गुण जो बताया गया है वो है रहस्य यानी मिस्ट्री, कम अनुमानित होना, मतलब प्रिडिक्टेबल ना होना। बिल्कुल।
स्रोत का कहना है कि जो पुरुष अपनी पूरी कहानी एक खुली किताब की तरह सामने नहीं रख देते, वे एक ऐसा रहस्य बन जाते हैं जिसे सुलझाने की इच्छा अवचेतन में पैदा होती है। रहस्य काम क्यों करता है? हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। अच्छा। हाँ, इंसानी दिमाग को पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद है। मनोविज्ञान में इसे ज़िगार्निक इफेक्ट से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ज़िगार्निक इफेक्ट, ये क्या होता है? मतलब दिमाग उन चीजों को हमेशा याद रखता है जो अधूरी होती हैं, जो काम पूरे नहीं हुए होते। जैसे कोई अधूरी कहानी या सस्पेंस फिल्म? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अनुमानित या प्रिडिक्टेबल होता है, तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। क्योंकि वहां खोजने के लिए कुछ नया नहीं बचा है ना? सही कहा। दिमाग की ऊर्जा बचाने की ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब कोई रहस्यमयी होता है, तो दिमाग उसे एक चुनौती मानकर उस पे अपना पूरा फोकस लगा देता है। मतलब वो इंसान दिमाग में अटका रहता है। हाँ, अब दूसरा गुण जो बताया गया है वो है भावनाओं पर कंट्रोल। ये बहुत अहम है। हाँ, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और डेस्परेट या बेचैन न दिखना। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक ट्रिगर। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि अधिकतर लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। ये सुंदर शब्दों के जाल बुनने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये सूक्ष्म इशारों के बारे में है, जैसे एक गहरी नज़र, सही समय पर हल्की छुअन या बिना टोके, बिना बीच में बोले बस चुपचाप सुनना। वाह, भावनाओं पर नियंत्रण और डेस्परेट न दिखना, ये दोनों सीधे तौर पर अवचेतन को एक संदेश भेजते हैं। कैसा संदेश? उच्च मूल्य या हाई वैल्यू का संदेश। अगर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, तो जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, उसे एक मजबूत और सुरक्षित साथी माना जाता है, जो किसी भी स्थिति में पैनिक नहीं करता। बिल्कुल। और रही बात उन सूक्ष्म इशारों की, तो गहरी नजर या बिना टोके सुनना सामने वाले के दिमाग में खालीपन पैदा करता है। खालीपन मतलब साइलेंस? हाँ, साइलेंस। जब इंसान चुप रहता है और सिर्फ सुनता है, तो वो सामने वाले को उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर कर देता है। हाँ, जिससे वो व्यक्ति अनजाने में ही खुद ही ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा इन्वेस्ट करने लगता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। पूछिए। अगर कोई इंसान अपनी भावनाओं को इस तरह से छिपाता है, एक नपा-तुला रहस्य बनाए रखता है, तो क्या ये एक सच्चे और गहरे रिश्ते की नींव रखने के विचार के बिल्कुल उलट नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि समाज तो हमेशा यही सिखाता है कि रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए, लोग जैसे हैं उन्हें वैसा ही बिना फिल्टर के सामने आना चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे फ्रॉइड के प्लेजर प्रिंसिपल यानी सुख के सिद्धांत से जोड़कर देखता है। प्लेजर प्रिंसिपल? हाँ, इंसान हमेशा उस इंस्टेंट प्लेजर और उस रोमांच की तरफ खींचता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। मतलब जिसे वो फॉरबिडन थ्रिल कहते हैं। बिल्कुल, फॉरबिडन थ्रिल। जब सब कुछ साफ और पारदर्शी होता है, तो सुरक्षा तो महसूस होती है, लेकिन आकर्षण का वो जो तीव्र रोमांच है, वो अक्सर खत्म हो जाता है। तो अवचेतन को क्या चाहिए? अवचेतन मन को सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो उसे पूरी तरह से समझ में ना रहा हो। ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है ना? ये एक मनोवैज्ञानिक विरोधाभास ही है। इंसान चेतन रूप से मतलब कॉन्शियसली ईमानदारी मांगता है, लेकिन उसका अवचेतन अनिश्चितता से आकर्षित होता है। ये तो सच में सुरक्षा बनाम रोमांच की एक निरंतर लड़ाई है। बिल्कुल है। लेकिन हाँ, रहस्य की भी अपनी एक सीमा होती है, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। हाँ, हमेशा तो रहस्य नहीं बना जा सकता। वही तो, एक ना एक दिन तो किताब के सारे पन्ने पढ़ लिए जाएंगे। अगर कोई हमेशा पहेली ही बना रहेगा, तो सामने वाला थक कर दूर भी तो जा सकता है। सही बात है। और श्रोता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। हाँ, इसीलिए रहस्य पैदा करने के बाद वो एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव की ओर बढ़ने की बात करता है। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मिररिंग के विज्ञान की बात की गई है। मिररिंग, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लेकिन मिररिंग का मतलब सिर्फ किसी के शब्दों को तोते की तरह दोहराना नहीं है। तो ये क्या है? ये भावनाओं का प्रतिबिंब बनना है। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर बात करें तो इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, मिरर न्यूरॉन्स। हाँ, जब कोई खुश होता है और सामने वाला भी उसकी खुशी में उसी ऊर्जा के साथ शामिल होता है, या जब कोई उदास होता है और सामने वाला बस चुपचाप उसकी उस चुप्पी को महसूस करता है,
तो ये मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल। यानी ये अवचेतन को एक बहुत मजबूत संकेत देता है कि ये इंसान मुझे समझता है। एकदम सही। ये तो उस सुरक्षा कवच को भेदने जैसा है जो लोग अक्सर अपने चारों ओर बनाकर रखते हैं। हाँ, और सहानुभूति यानी एम्पैथी और मिररिंग में यही बारीक फर्क है। क्या फर्क है? सहानुभूति चेतन मन से आती है, जहाँ इंसान कहता है मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। लेकिन मिररिंग अवचेतन स्तर पर काम करती है। ये सामने वाले के दिमाग को एक सुरक्षित स्थान का एहसास कराती है, बिना कुछ कहे भी। बिल्कुल। जब भावनाओं को सही तरीके से मिरर किया जाता है तो दिमाग रक्षात्मक स्थिति या डिफेंसिव मोड से बाहर आ जाता है और एक गहरा विश्वास पैदा होने लगता है। इसके साथ ही ना स्रोत इमोशनल एंकर्स बनाने की बात भी करता है। इमोशनल एंकर्स। हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर रहस्य खुल गया और कोई सिर्फ एक अच्छा श्रोता बनकर रह गया तो सामने वाला उसे एक आम दोस्त मानकर भूल भी सकता है। वो मशहूर फ्रेंड जोन वाली स्थिति। हाँ, फ्रेंड जोन। उस फ्रेंड जोन से बचने के लिए अवचेतन को कोई ऐसा हुक चाहिए जो उसे बार बार याद दिलाए। जैसे कि कोई ऐसा साझा रहस्य या शेयर्ड सीक्रेट, कोई इनसाइड जोक या कोई ऐसा खास कॉम्प्लीमेंट जो किसी और ने ना दिया हो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत असरदार होती हैं। ये छोटे छोटे पल ट्रिगर की तरह काम करते हैं। जब भी वह इंसान अकेले में होता है तो वे एंकर्स उसे उस खास भावना की याद दिलाते हैं। मनोविज्ञान में इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। अच्छा। हाँ, पैवलोव के कुत्तों वाला प्रयोग याद है? एक खास शब्द, एक खास चुटकुला या एक नजर एक विशिष्ट भावना के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है। समझ रही हूँ। और फिर इसके बाद आता है स्पर्श का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ टच। हाँ, ये हिस्सा काफी दिलचस्प था। फ्रॉइड की थियोरी के अनुसार सही समय पर किया गया हल्का सा स्पर्श दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। लेकिन स्रोत ने यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी है। कौन सी चेतावनी? कि ये स्पर्श कंफर्ट बाउंड्री के भीतर होना चाहिए, किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना है। ये चेतावनी जैविक या बायोलॉजिकल नजरिए से बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है, जो जुड़ाव और विश्वास पैदा करता है। लेकिन अगर किसी की व्यक्तिगत सीमा या कंफर्ट बाउंड्री लांघी जाती है तो दिमाग ऑक्सीटोसिन के बजाय कोर्टिसोल रिलीज करने लगता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन। बिल्कुल। और कोर्टिसोल का मतलब है सीधा सीधा खतरा। और अगर दिमाग ने खतरे का सिग्नल दे दिया तो एक बार जब दिमाग खतरे का संकेत देता है, सारा आकर्षण और विश्वास तुरंत खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए। इसलिए ये पूरा खेल बहुत ही सूक्ष्म और नपातुला होना चाहिए। तो अब तक का सफर कुछ ऐसा रहा। रहस्य से शुरुआत हुई जिससे ध्यान खींचा गया। हाँ। फिर मिररिंग और एंकर्स के जरिए एक गहरा मानसिक जुड़ाव बना जहां ऑक्सीटोसिन ने अपना काम किया। सही कहा। शारीरिक आकर्षण से ज्यादा इस मानसिक जुड़ाव को शक्तिशाली बताया गया है। बिल्कुल। लेकिन अब स्रोत कुछ ऐसी रणनीतियों की तरफ मुड़ता है जिन्हें वो खुद डार्क कहता है। अब असली डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। हाँ, एक बार जब ये भावनात्मक आधार बन जाता है तो रिश्ते में आकर्षण को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक तरह का मानसिक तनाव या अनिश्चितता पैदा करने की बात की गई है। ये मनोवैज्ञानिक शतरंज का एक बिल्कुल ही नया स्तर है ना? जब इंसान को लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है तो उसका अवचेतन बोर होने लगता है। इस बोरियत को तोड़ने के लिए ही इन डार्क ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहली चीज है चुनौती देना, चैलेंज करना। हाँ, स्रोत कहता है कि हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वाले, जिसे समाज में अक्सर एक अच्छा और सीधा इंसान माना जाता है, उसके अवचेतन स्तर पर ज्यादा इज्जत नहीं होती। यस मैन वाली बात। बिल्कुल। अगर सोच को चुनौती दी जाए, बहस की जाए लेकिन सम्मान के साथ, तो मानसिक रूप से एक अलग तरह का आकर्षण पैदा होता है। इसके अलावा वीडियो में पुश पुल इफेक्ट की बात की गई है। व्यवहार विज्ञान में पुश पुल इफेक्ट बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। बिल्कुल। ये अनिश्चितता और चाहत को एकदम चरम पर पहुंचा देता है। इसे समझने के लिए ना एक बिल्ली और लेजर पॉइंटर के खेल के बारे में सोचा जा सकता है। अरे बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, है ना? हाँ। अगर लाल बिंदु एक ही जगह रुका रहे तो बिल्ली थोड़ी देर उसे देखेगी और फिर बोर होकर चली जाएगी। हाँ, क्योंकि उसमें कोई थ्रिल नहीं रहा। लेकिन जब वो बिंदु अचानक हिलता है, दूर जाता है और फिर पास आता है, हाँ। तो बिल्ली का शिकार करने का थ्रिल वापस आ जाता है। बिल्कुल। स्रोत ने इसका बहुत ही शारीरिक उदाहरण दिया है, जैसे बात करते समय
स्थिर नजरें रखना, धीमी आवाज में बात करना और अचानक हल्का सा आगे झुकना यानी लीन फॉरवर्ड, और फिर जानबूझकर पीछे हट जाना यानी पुल बैक। इस प्रक्रिया के दौरान ना दिमाग में एक बहुत ही तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन। हाँ, जिसे हम कॉर्टिसोल डोपामीन लूप कह सकते हैं। कॉर्टिसोल डोपामीन लूप, ये कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति अचानक पीछे हटता है या अपनी भावनाओं को समेट लेता है तो सामने वाले के दिमाग में हल्का सा तनाव पैदा होता है। अच्छा, ये तनाव कॉर्टिसोल है? बिल्कुल। दिमाग सोचता है क्या कुछ गलत हो गया, क्या वो दिलचस्पी खो रहा है। और फिर जब वो व्यक्ति वापस करीब आता है या फिर से गर्मजोशी दिखाता है तो दिमाग में डोपामीन की एक लहर दौड़ जाती है जो राहत और खुशी का एहसास कराती है। एकदम सही। और ये विरोधाभास एक तरह की लत या एडिक्शन बन जाता है। इसी से जुड़ा है स्कैर्सिटी का प्रिंसिपल, यानी हर वक्त उपलब्ध न रहना। हाँ, जो चीज आसानी से मिलती है दिमाग उसकी कद्र कम कर देता है। ये तो इंसानी फितरत है। लेकिन इसके बाद आता है इस स्रोत का सबसे डार्क मूव। सबसे डार्क मूव। हाँ, अचानक कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से गायब हो जाना या दूर चले जाना। स्रोत का दावा है कि ये अनिश्चितता चाहत को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही जोखिम भरी रणनीति है, बहुत रिस्की है। स्रोत खुद इस बात की स्पष्ट चेतावनी देता है कि ये गायब होने वाली ट्रिक केवल और केवल तभी काम करती है जब पहले से एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक आधार बन चुका हो। मतलब वो ऑक्सीटोसिन वाला बॉन्ड। हाँ। अगर वो गहरा जुड़ाव नहीं है, अगर वो विश्वास पैदा नहीं हुआ है और कोई अचानक गायब हो जाता है तो सामने वाला इंसान इसे रहस्य बिल्कुल नहीं मानेगा। तो वो इसे क्या मानेगा? वो इसे सिर्फ लापरवाही, असम्मान या खराब व्यवहार मानेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक दाव है। सच में, ये तो एक तरह का भावनात्मक रोलर कोस्टर बनाने जैसा है। बिल्कुल। कभी हंसाना, कभी चुनौती देना, कभी बहुत करीब आना और कभी अचानक दूरी बना लेना, ये सब दिमाग में बहुत मजबूत और न भूलने वाली यादें बनाता है। मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स और इस कॉर्टिसोल डोपामाइन लूप के इस पूरे चक्र के बाद स्रोत अपने अंतिम और सबसे बड़े हथियार की बात करता है। और वो क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ट्रिक या चाल नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की अपनी मानसिकता है। अच्छा। इसे मैं ही इनाम हूं या हाई वैल्यू माइंडसेट कहा गया है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है। जब सारी बाहरी रणनीतियां और ट्रिक्स खत्म हो जाती हैं तो बात अंततः व्यक्ति के अपने आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ पर आकर टिक जाती है। मतलब इंसान खुद के बारे में क्या सोचता है। बिल्कुल। कोई भी ट्रिक तब तक काम नहीं कर सकती जब तक इंसान अंदर से ये महसूस न करे कि वो खुद एक मूल्यवान व्यक्ति है। हाँ, स्रोत का भी यही कहना है कि खुद को एक लग्जरी समझना चाहिए। ये अहंकार के बारे में नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने के बारे में भी नहीं है, ये सेल्फ वर्थ के बारे में है। सही बात है। ये सोच कि आप किसी का अप्रूवल नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि आपके साथ वक्त बिताना खुद में एक प्रिविलेज है। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए सबसे जरूरी है जीवन में एक बड़ा मकसद या मिशन होना। स्रोत कहता है कि जब किसी इंसान के पास एक जुनून होता है, एक पैशन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से बड़ा होता है, तो वो इंसान सिर्फ एक आम व्यक्ति नहीं रह जाता, वो एक एडवेंचर बन जाता है। बहुत सही बात है। जब किसी के जीवन का केंद्र कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना उद्देश्य होता है तो वो अपने आप रहस्यमयी और आकर्षक बन जाता है। क्योंकि वो डेस्परेट नहीं है। हाँ, वो पूरी तरह से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। उसका ये स्वतंत्र स्वभाव अवचेतन को ये संकेत देता है कि इस इंसान के पास विकल्प हैं, ये मजबूर नहीं है। और जो मजबूर नहीं होता, इवोल्यूशनरी नजरिए से वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इस पूरी थ्योरी, इन सारी मनोवैज्ञानिक परतों को समेटते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। क्या? स्रोत के अनुसार असली ताकत किसी को बेतहाशा चाहने या वासना में डूब जाने में नहीं है। असली ताकत अपनी ही चाहत पर नियंत्रण रखने में है। बिल्कुल। जब कोई अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है तो वो आकर्षण के इस पूरे खेल को नियंत्रित कर सकता है। हाँ। ये चेहरे, कपड़ों या बैंक बैलेंस का नहीं, बल्कि इंटेंशनल एनर्जी और फोकस का खेल है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और शायद यही इस पूरी चर्चा का केंद्र भी है। बताइए। स्रोत अंत में एक
इमोशनल इम्प्रिंट की बात करता है। इमोशनल इम्प्रिंट। हाँ, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब बातचीत पूरी हो जाती है, तो कोई ये याद नहीं रखता कि आपने क्या पहना था या आप कैसे देख रहे थे। सही बात है। इंसान का नर्वस सिस्टम सिर्फ ये याद रखता है कि आपके आसपास रहने पर उसे कैसा महसूस हुआ था। क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे? हाँ, या क्या वे रोमांचित थे, क्या वे उस फॉरबिडन थ्रिल का हिस्सा थे। वो भावनात्मक छाप, वो इम्प्रिंट ही है जो किसी को किसी के लिए एक ऐसी आदत बना देता है जिसे छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर हम इस विस्तृत चर्चा को एक सार में बांधें, तो ये स्रोत पूरी तरह से इस धारणा को खारिज करता है कि आकर्षण कोई बाहरी चीज है जिसे खरीदा जा सकता है या दिखाया जा सकता है। बिल्कुल खारिज करता है। इसके बजाय ये फ्रॉइड की थियरी का इस्तेमाल करते हुए इसे पूरी तरह से एक मानसिक और अवचेतन का खेल साबित करने की कोशिश करता है। हाँ। एक ऐसा खेल जहां रहस्य, खुद पर नियंत्रण, मिररिंग के जरिए भावनात्मक जुड़ाव और फिर उस जुड़ाव के बीच नपे तुले उतार चढ़ाव पैदा करना मुख्य हथियार है। ये एक ऐसा नजरिया है जो आकर्षण को सिर्फ भाग्य, संयोग या रैंडम केमिस्ट्री के रूप में नहीं देखता। तो ये क्या है? ये इसे एक व्यवस्थित कला और एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में पेश करता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे समझा जा सकता है और जिस पर महारत हासिल की जा सकती है। लेकिन जाते जाते ना, ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और थोड़े बेचैन करने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। कौन सा विचार? शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे ये सब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हैक करने जैसा है। हाँ, कीबोर्ड वाला उदाहरण। कीबोर्ड को रंगना छोड़िए, अंदर के कोड को समझिए, कॉर्टिसोल और डोपामिन के लूप का इस्तेमाल कीजिए। ये एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी रिश्ते की पूरी शुरुआत, उसकी पूरी बुनियाद ही पुश पुल के इस खेल पर आधारित है। जानबूझकर बनाई गई दूरी, अनिश्चितता और भावनाओं को इस तरह से मिरर करने पर टिकी है, जो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, तो क्या उस रिश्ते में कभी असलियत या ऑथेंटिसिटी आ पाती है? ये सोचने वाली बात है। जब रहस्य का वो पर्दा उठ जाता है, जब वो फॉरबिडन थ्रिल आम दिनचर्या में बदल जाता है और जब हर पल ये मनोवैज्ञानिक शतरंज का खेल खेलने की थकान हावी होने लगती है, तो क्या ये तथाकथित डार्क साइकोलॉजी कभी एक सच्चे, शांत और बिना शर्त वाले भरोसे में बदल सकती है? या फिर उस व्यक्ति को जिसने इस आकर्षण को पैदा करने के लिए ये सब किया, उसे जीवन भर एक किरदार ही निभाते रहना पड़ेगा, इस डर से कि अगर उसका असली चेहरा सामने आ गया तो ये हैक किया हुआ सिस्टम हमेशा के लिए क्रैश हो जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी मनोविज्ञान की किताब या YouTube वीडियो से कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल, और शायद श्रोताओं के लिए इस पर विचार करना ही असली समझदारी है।